डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम जिस फोर्स से जुड़े होते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो इसका कैसे हम डिफाइन करेंगे वो आप नोट कर सकते हैं। द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर विद इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए केमिकल बॉन्ड। तो एक केमिकल बॉन्ड के अंदर कुछ एटम्स इसी फोर्स से जुड़े होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम कंबाइन करते क्यों हैं ये आपको आगे समझना है। अब हम डिस्कस करते हैं वाई डू एटम्स कंबाइंस, कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं। तो ये एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, और कोसेलियस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये साइंटिस्ट के नेम है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, तो इसमें एक ऑक्टेट रूल इसको बोलते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस को छोड़ के सभी के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लास्ट शेल में। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि एटम्स कंबाइन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं लास्ट शेल में, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो इसलिए एटम्स कंबाइन करते हैं ताकि उनके लास्ट शेल में 8 हो जाए। अगर कोई स्मॉल एटम है हाइड्रोजन जैसे कि, तो उस केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना होता बल्कि डुप्लेट करना होता है। मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ कंप्लीट करने होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 हाइड्रोजन से कंबाइन करता है ताकि उसका 2 डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। और ऑक्टेट के केस में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होंगे तो उस लास्ट शेल में कितने होंगे, 4। तो इस तरह से वो 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, और इस तरह से ये CH4 बन जाता है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाता है। मीन्स कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक कार्बन से शेयर करके। तो कार्बन का यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना बोलते हैं। तो इसी तरह से ये CH4 बनता है। अगर मैं कोई और एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, जैसे NH3, तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 5 जो लास्ट है। तो ये सिर्फ 3 हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन करेगा, 5 के साथ नहीं, क्योंकि 3 के साथ कंबाइन करने से वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से NH3 मॉलिक्यूल बनता है। और आप कह सकते हैं वाटर के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो वो सिर्फ 2 हाइड्रोजन से ही कंबाइन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी है और इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो इसको आपको समझ लेना है। तो इसमें लिखेंगे क्या, आप ऐसा इसमें नोट कर सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, देयरफॉर द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट means 8 electron in their last shell, or in case of small atoms they complete duplet। तो इस तरह से आप इस थ्योरी को समझ सकते हैं और इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। आगे हम देखते हैं हाउ डू एटम्स कंबाइन, कि एटम कंबाइन करते कैसे हैं। ये तो आपको पता चल गया कि क्यों करते हैं, उसका आंसर तो यही है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए है। लेकिन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, की केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो उसी तरह से एटम्स कंबाइन करते हैं, हर बॉन्ड का बनने का अलग अलग तरीका होता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को ये हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और सेकंड रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी आपको समझना है। जो अभी मैंने ये शेयरिंग वाला बताया था, CH4 NH3 या H2O के जो एग्जांपल दिए थे, ये कोवैलेंट बॉन्ड ही थे। और आयनिक जो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड रहेगा वो आयंस के केस में होगा, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में जुड़े हैं। तो वो किस तरीके से जुड़े हैं ये आपको समझना है। और थर्ड है एक
और उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, या इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। इसके बारे में आप बाद में समझेंगे। तो ये 3 टाइप के बॉन्ड्स हमें स्टडी करने हैं एक एक करके। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर पर आपको समझना है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उस तरह से बॉन्ड जो बनता है वो है आयनिक बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, फ्रॉम वन एटम टू अनदर डिसिमिलर एटम। तो ये डिसिमिलर की तरफ आपको ध्यान देना है। डिसिमिलर एटम इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर डिसिमिलर एटम इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। तो डिसिमिलर का मतलब है कि इस केस में जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो सिमिलर नहीं होंगे। जैसे H2 के केस में जब दोनों H के बीच में बॉन्ड बनता है तो दोनों ये सेम एटम हैं। तो ऐसे केसेस में आयनिक बॉन्ड नहीं होता। ये तो दूसरा केस है जो कोवलेंट का है, जो हमें बाद में डिस्कस करना है। तो एटम इसमें डिफरेंट ही होंगे। तो इसको आप बहुत इजीली किसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन है वो है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो NaCl कैसे बनता है? तो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? 281। तो उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और Cl की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 17 है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो उसके लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम जो है अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज़ करके Cl को दे देता है तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है और उसके 288 हो जाएंगे तो उसके भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। तो इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली Cl की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इस टाइप से। और Cl जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो Cl नेगेटिव हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288। तो इसको हम शॉर्ट में NaCl इस टाइप से लिख सकते हैं। जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें ऐसे लाइन से इसको रिप्रेजेंट नहीं करते जैसा कि कोवलेंट में हम करेंगे। तो इसको जस्ट ऐसे ही लिखते हैं। तो एक एग्जांपल ये है, बाकी और एग्जांपल भी हम इसका स्टडी कर लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे आयनिक बॉन्ड बनाएगा? तो इसमें Mg ले लेते हैं। Mg की कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। तो इसके लास्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्साइड में ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करेगा ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ से स्टेबल हो जाए और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। तो इस तरह से जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी 28। और जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 28 हो जाएगी और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इक्वल ही चार्ज होना चाहिए। तो ये ऐसे MgO बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक ये एग्जांपल भी आपको नोट कर लेना है। और एक और एग्जांपल दे देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? CaF2। तो ये कैसे बनेगा ये आप आयनिक बॉन्ड में समझ सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 2882। इसके लास्ट शेल में भी कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर आप फ्लोरीन की बात करते हैं तो उसके लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इस तरह से, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो ये स्टेबल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? एक फ्लोरीन तो एक ही ले सकता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक फ्लोरीन और होगा। तो या तो यहाँ एक फ्लोरीन एटम और बना लीजिए या मैं इसी को 2 लिख देता हूँ। तो दोनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इस तरह से बन जाएगा। कैल्शियम तो 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज़ कर रहा है तो इसलिए उसके ऊपर तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और 288 उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और जो फ्लोरीन है
एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर F नेगेटिव आएगा, दूसरा फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दोनों की कॉन्फिडेंस इसकी भी 2 8 और इसकी भी 2 8 इस तरह से हो जाएगी। तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज है और ये टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये CaF2 बन जाता है। तो ये है कैल्शियम फ्लोराइड, ये थर्ड एग्जांपल है। इस तरह से आप फोर्थ एग्जांपल में मैग्नीशियम क्लोराइड ट्राई कर लेना इस तरह से बनाकर, और फिफ्थ एग्जांपल अगर आपको देना है तो उसमें कैल्शियम सल्फाइड, ये भी आपको ट्राई कर लेना है। तो ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको नोट कर लेना है। आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको कुछ और पॉइंट्स भी नोट करने हैं। जैसे सबसे पहले है इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं उतनी ही उस एटम की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये आपको नोट कर लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो NaCl में आप समझ सकते हैं कि Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 है और Cl की भी 1 है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड में देखते हैं तो Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी तो 2 होती है, लेकिन Cl की क्या होती है, 1 होती है। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है उतनी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और सेकंड पॉइंट आपको नोट करना है कि आयनिक बॉन्ड इज़ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि एक आयन के, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन है Na पॉजिटिव, तो इसके इधर भी Cl हो सकता है, इधर भी Cl हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस Cl के इधर Na हो सकता है। तो कौन सा Na किस Cl के साथ है, तो ऐसा कोई इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जो हम अगला बॉन्ड करेंगे कोवलेंट वाला, जैसे उसमें H2 बनता है, तो इस H के इधर अगर H बॉन्ड कोवलेंट बन गया है तो वो किसी दूसरे H से जुड़ेगा नहीं। मीन्स कि उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि जिस डायरेक्शन में वो बन चुका है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे NaCl बिल्कुल फ्री फ्लोइंग होता है, तो एक Na के चारों तरफ कई Cl और एक Cl के चारों तरफ कई Na पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इस तरह से ये बॉन्ड होते हैं नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ पर आपको ये भी नोट करना है, जैसे एक Na पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो उसकी सराउंडिंग में कितने नेगेटिव चार्ज आयन हैं। तो आपको 4 नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ ऊपर भी है और एक उधर पीछे भी है। तो ये 6 अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं इस केस में। दूसरे केसेस में MgCl2 में या जिंक सल्फाइड वगैरह में तो आगे कुछ और डिफरेंट भी हो सकते हैं कि उसके साथ कितने पॉजिटिव चार्ज के आयन लगे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर चार्ज आयन के चारों तरफ कितने अपोजिटली चार्ज आयन लगे होते हैं उतना उसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को भी आपको समझना है और इसकी डेफिनेशन नोट करनी है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडिंग ए पर्टिकुलर आयन इज कॉल्ड एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें एग्जांपल क्या देंगे कि NaCl के केस में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और Cl का भी होता है 6। तो वो कैसे होता है ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि वो ऊपर नीचे लेफ़्ट और राइट और एक फ्रंट में और एक इधर बैक में। तो NaCl का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। आगे हम स्टडी कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो NaCl का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आपने इसको ध्यान से देखना है और फिर अपनी नोटबुक पे इसको ड्रा करके देखना है कि ये कैसे बनाना, इसको इजी है या डिफ़िकल्ट है। तो जैसे मैं बना रहा हूँ आप इसी तरह से बनाने की कोशिश करें। इस तरह से आप पहले एक क्यूब बना लें, इस टाइप से। तो ये बहुत ईजी है। फिर इस क्यूब को एक प्लेन से डिवाइड कीजिए। यहाँ बीच में मैं एक प्लेन ड्रा कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस टाइप से एक प्लेन बना लिया, इसके बीच में ये एक वर्टिकल प्लेन था। इसी तरह से हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रा कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और ये सेकंड प्लेन मैंने ड्रा किया। एक प्लेन ये फ्रंट और बैक के बीच में भी ड्रा करना है। तो ये मैं डॉटेड लाइन से इसको ड्रा कर रहा हूँ, जस्ट ये इसको डिफरेंट दिखाने के लिए। अदरवाइज़ आप कैसे भी इसको दिखा सकते हैं या किसी अलग कलर से ड्रा करके देख लीजिए। तो इस टाइप से ये एक बीच में थर्ड प्लेन। तो इस तरह से क्यूब बनाकर 3 प्लेन बनाने हैं, फिर 3 लाइंस ड्रा करनी है। तो ऊपर का जो प्लेन है
जैसे आप अपने कमरे का ऊपर का सेंटर ले लीजिए प्लेन का, और फिर उसको नीचे के सेंटर से ज्वाइन कीजिए। पहले मैंने 3 प्लेन गुजारे, अब 3 लाइंस गुजारूंगा। ऊपर के सेंटर को नीचे के सेंटर से मिला दीजिए, और लेफ़्ट वाले को राइट के सेंटर से मिला दीजिए ऐसे, और फ्रंट को बैक के सेंटर से मिला दीजिए इस टाइप से। तो ये जो एक क्यूब था, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर पड़े हैं। इस तरह से 8 क्यूब आपको नज़र आएंगे, जिसमें से एक क्यूब ये यहाँ पर है जो इधर कॉर्नर पर है, और ये आपको यहाँ से नज़र आ गया होगा। तो अब हम इसमें NaCl में Na की पोजीशन कहाँ है और Cl की पोजीशन कहाँ है वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे बॉक्स का जो सेंटर बन रहा है, यहाँ पर सोडियम होता है। तो ये मैं इस तरह से डार्क कलर से तो Na पॉजिटिव बना देता हूँ, और इस तरह टाइप के सर्कल से मैं Cl नेगेटिव बना देता हूँ। तो ये बीच में Na पॉजिटिव बनाया है, इसके ऊपर बॉक्स के ये जो बनाया है टॉप पर ये Cl नेगेटिव होगा, और इधर बैक में इसके नीचे की तरफ, और इसी तरह से एक लेफ़्ट में और एक राइट में और एक फ्रंट में और एक बैक में। तो ये 6 Cl से सराउंडेड होता है। तो ये जो Cl है इसके ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह हम क्या लगाएंगे, सोडियम। ये आगे और पीछे हो गया, और इधर लेफ़्ट में और एक उधर राइट में भी होगा, जो क्योंकि स्ट्रक्चर हमने आगे कंटिन्यू नहीं किया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्लोराइड है, तो इसके ऊपर नीचे चारों तरफ जो है वो क्या करना है, आपको सोडियम ड्रा कर देना है। और ये सोडियम है तो इसके चारों तरफ क्लोराइड ड्रा कर देना है। मींस कि कोई 2 सोडियम एक साथ नहीं होने चाहिए और कोई 2 क्लोराइड भी एक साथ नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोराइड, और यहाँ भी क्या बनेगा, क्लोराइड, और यहाँ भी क्लोराइड, और यहाँ पर सोडियम बनेगा क्योंकि ये क्लोराइड है, यहाँ भी सोडियम बनेगा, और यहाँ पर क्लोराइड और यहाँ पर भी क्लोराइड। तो आपने इसको चेक कर लेना है कहीं कोई रह तो नहीं गया है। तो जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक सोडियम 6 क्लोराइड से और एक क्लोराइड 6 सोडियम से सराउंडेड होता है। ये हालांकि ये जो लास्ट में है ये आपको क्लोराइड है, और इसके चारों तरफ 6 सोडियम नहीं नज़र आ रहे क्योंकि इधर वाला हमने बनाया नहीं है। और यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये जो हमने एक क्यूब बनाया था इसके हर कॉर्नर पर Cl ही है। ऊपर के जो 4 कॉर्नर हैं और 4 कॉर्नर नीचे हैं, तो ये यहाँ पर Cl की पोजीशन होती है। और हर प्लेन के सेंटर में, ऊपर का प्लेन, नीचे का प्लेन, लेफ़्ट प्लेन, राइट प्लेन, फ्रंट, बैक, हर प्लेन के सेंटर में भी क्लोराइड ही होता है। और सोडियम जो है इस पूरे बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में है, और हर एज के सेंटर में भी है। जो भी आप साइड बनाते हैं तो उसके बीचों बीच एक सोडियम होता है। ये वाली साइड जो देखते हैं आप इस क्यूब की, यहाँ पर भी सोडियम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं और हर जगह सोडियम है या नहीं। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा करके देखना है। आगे स्टडी करते हैं फैक्टर ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स। का मतलब है कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो उसको स्टडी कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है लो आयनेशन एनर्जी। तो इसमें एक एटम की एनर्जी, आयनेशन एनर्जी मींस कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम होनी चाहिए। जैसे अगर NaCl बनता है तो आपको पता है कि Na का साइज़ बड़ा होता है और उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जो है NaCl के साथ Cl के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो आयनेशन एनर्जी एक एटम की कम होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर सके। और बी पार्ट है हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो दूसरा एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, सो दैट इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। क्योंकि जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, आपको पता कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो एनर्जी मिलती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते थे जो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। तो वो एनर्जी जो मिलने वाली है इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, जिसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, वो हाई होनी चाहिए। और उसके बाद थर्ड नंबर पर है हाई लैटिस एनर्जी। जब ये एटम, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और
जब दूसरा गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो फ्री आयंस मिलकर जब एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, सॉलिड जैसे NaCl बनाते हैं, तो 1 मोल NaCl या 1 मोल ऑफ क्रिस्टल की फॉर्मेशन में आयंस के से जब फॉर्मेशन होती है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो वो लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए। जब ये कैटायन और अनायन मिलकर ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं होता तो आयनिक फॉर्म में ही है। तो 1 मोल जो सब्सटेंस बनता है ये कंपाउंड, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है इन आयन से उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं, और वो मैंने बताया कि हाई होनी चाहिए। तो ये एनर्जी भी हमें मिलने वाली है, ये भी हाई होनी चाहिए, और जो एनर्जी खर्च होने वाली है वो लो होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेट इफेक्ट क्या होगा ये आप समझ सकते हैं कि जो एनर्जी मिलने वाली है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी, इन दोनों का सम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आयनिक बॉन्ड बन पाएगा। एक बात आपको यहाँ याद रखनी है कि बुक्स में एनर्जी की जगह एंथैल्पी लिखा होता है, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, और इसको लैटिस एनर्जी की बजाय लैटिस एंथैल्पी लिखा होता है बुक्स में, तो आपको वही नोट कर लेना चाहिए। तो ये है नेट इफेक्ट। और आपको यहाँ पर पता है कि लैटिस एनर्जी जो है वो हाई होनी चाहिए, तो वो कैसे हाई होगी, किस केस में हाई होगी, जिन आयंस का स्मॉल साइज है एंड हायर चार्ज है उनके केस में पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर लैटिस एनर्जी जो है वो हाई होती है। तो ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि NaCl की कंपैरेटिवली अगर आप MgO की बात करें तो उनकी लैटिस एनर्जी हाई होगी, क्योंकि वहाँ पर चार्ज जो है वो ज़्यादा है। तो इस और स्मॉल भी साइज है इसका, Mg का अगर साइज देखा जाए Na पॉजिटिव से Mg2 पॉजिटिव का साइज जो है वो स्मॉलर होता है और चार्ज भी ज़्यादा है, तो इसी केस में लैटिस एनर्जी जो है वो हाई होगी। और एक बात आपको और भी नोट कर लेनी है कि लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लैटिस एनर्जी जो है एक बोर्न-हीबर साइकिल है, जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे, उसकी हेल्प से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये नोट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है दे यूजुअली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो आपको पता है कि ये जो कंपाउंड्स हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा, ये सब सॉल्ट्स हैं और ये सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। और सेकेंड पॉइंट है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनको मेल्ट करना इजीली पॉसिबल नहीं होता। तो तभी तो इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और थर्ड पॉइंट है दे आर हाईली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर जिसमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी क्या होती है कि जैसे ये HOH होता है वाटर और O स्लाइटली नेगेटिव होता है, H स्लाइटली पॉजिटिव होता है। O स्लाइटली नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इनमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह के सॉल्वेंट में इसको पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये सोलिबिलिटी का रीज़न क्या होता है, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है और इनको अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आपको पता है कि लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और जब ये आयंस जो हैं वाटर से सराउंडेड होंगे तो जैसे ये इस तरह से H वाली साइड से सराउंड हो जाता है, क्योंकि H के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और Na जो है ये वाटर के ऑक्सीजन की तरफ से अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल Na को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे O वाली साइड से, और Cl को भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे H वाली साइड से, क्योंकि H वाली साइड पॉजिटिव है। तो इस तरह से वाटर के ये सराउंड करने से आयंस को एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन
हाइड्रेशन एनर्जी, तो जिस केस में, जिस साल्ट के केस में हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी होती है वो साल्ट वाटर में सोल्यूबल होता है, अदरवाइज वो सोल्यूबल नहीं होता। तो ये आप समझ गए होंगे कि इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो लैटिस एनर्जी है, और वाटर के साथ अटैच होने से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। तो नेचुरली हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड अगर लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो जाता है तो ये आयंस वाटर में डिसोशिएट हो जाते हैं और ये सोल्यूबल हो जाता है। तो ये सोल्यूबिलिटी का रीज़न आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैं अगर कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है तो उसका सिंपल रीज़न होगा बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तो ये था सोल्यूबिलिटी का पॉइंट। और फोर्थ है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है कि ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं करते हैं। तो इसका रीज़न लिखना है आपका बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। और आगे देख रहे हैं बट कंडक्ट्स इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन। लेकिन जब इनका एक्वस सोल्यूशन बनाए मीन्स वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं या इनको मेल्ट कर देते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। तो उसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, बिकॉज आयंस आर नाउ फ्री टू मूव। आयंस अब मूव करने के लिए क्या है, फ्री हैं, और उनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैरी हो जाती है। तो इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है कि वाई NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और एक फिफ्थ पॉइंट है देयर रिएक्शंस आर फास्ट। तो इनकी रिएक्शंस जो हम रिएक्शंस करेंगे जिसमें आयनिक कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं तो वो बहुत फास्ट होती हैं, लेकिन कोवलेंट वाली तो काफ़ी स्लो होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये हम आगे समझते हैं। और आप ये पॉइंट्स जो हैं ये नोट कर लीजिए करेक्टरिस्टिक्स के। करेक्टरिस्टिक्स का जो लास्ट पॉइंट था कि आयनिक रिएक्शन फास्ट होती हैं, उसको समझने के लिए हम ये क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। वाई रिएक्शंस ऑफ NaCl एंड AgNO3 इज़ फास्ट। ये रिएक्शन फास्ट क्यों हैं, बट दैट ऑफ रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 इज़ स्लो। H2 और Cl2 की जब हम रिएक्शन करेंगे वो स्लोली होगी, लेकिन जो NaCl का एक्वस सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करेंगे तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। NaCl का अगर आप एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन इसमें मिक्स करते हैं, आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्वस सोल्यूशन में मीन्स वाटर के साथ मिक्स करके ही हो पाती हैं। तो यहाँ से AgCl जो है सॉलिड बन जाता है, मीन्स इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और ये साइड में निकलेगा NaNO3 एक्वस। तो ये रिएक्शन फास्ट क्यों है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जब एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो आयंस आर डिसोशिएटेड इमीडिएटली। तो आयंस इमीडिएटली डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर में सोल्यूशन बनाते ही, और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, और इस तरह से ये रिएक्शन जो है बिल्कुल फास्ट हो जाती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आप ये वाली रिएक्शन देखें, ये कोवलेंट रिएक्शन है, इसमें H2 और Cl2 से क्या बन रहा है 2HCl। तो ये बनता कैसे है वो समझ लीजिए। जैसे H2 ये ऐसे होता है और ये Cl2 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, HH का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड है जो हमें आगे स्टडी करना है, और Cl का बॉन्ड भी ब्रेक होने लगेगा, और HH का बॉन्ड बनेगा, H का और Cl का बॉन्ड बनेगा, और इधर से H और Cl का बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा और ये पूरी तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से ये H और Cl का बॉन्ड और ये भी बन जाएगा। तो इसमें ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ बॉन्ड है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से इसमें टाइम लगता है बॉन्ड को ब्रेक करना और दोबारा से बनाना। इसमें कोई ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डिसोशिएटेड हैं। तो यहाँ से आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं फास्ट होती हैं बिकॉज देयर इज़ नो ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड, बट कोवलेंट रिएक्शन जो है वो क्या होती हैं, स्लो होती हैं। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड का पूरा टॉपिक आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है।